अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, और उसमें हमने सेमीकंडक्टर के बारे में बात की और जो बेसिक चीज़ें थी उनको डिस्कस किया। और जहां बात हमने एंड की थी वो बाइसिंग थी, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, और वहां पर हमने फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक कर्व और रिवर्स करेक्टरिस्टिक कर्व को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो रेक्टिफिकेशन का है, जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है? ठीक हो गया। बाकी क्वेश्चन, जब आपको क्वेश्चंस का कहा जाएगा तब आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा। तब तक सुने और समझें चीज़ों को, और जो चीज़ रिक्वायर्ड है हम कोशिश करेंगे हम उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। रेक्टिफिकेशन क्या चीज़ होती है? रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम यूनी डायरेक्शनल करंट को प्रोड्यूस करें, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं तो अल्टरनेटिंग करंट में करंट की डायरेक्शन एक खास टाइम के बाद चेंज हो रही होती है। और रेक्टिफिकेशन वो फिनोमिना होता है जो हमारे करंट को अल्टरनेटिंग से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब डायरेक्ट करंट भी हमारे पास देखा जाएगा जब रेक्टिफिकेशन की टाइप, तो ये हमारे पास दो तरह का होगा। एक हम वो देखेंगे यहां पर हमारे पास पल्स ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा कन्वर्ट एसी डीसी में नहीं हो चुका होगा, वो हाफ वेव है जहां पर एक हाफ कन्वर्ट होगा। और एक हमारे पास ऐसी रेक्टिफिकेशन होगी जहां पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास रेक्टिफिकेशन ओवरऑल जो कन्वर्जन है वो ज्यादा है। इसको क्या बोलते हैं, क्या टर्म बोलते हैं, ये भी हम आज देखेंगे कि वो क्या टर्म है, जिसमें हम देखते हैं कि ज्यादा पोर्शन एसी का डीसी में कन्वर्ट हुआ है या कम पोर्शन एसी का डीसी में कन्वर्ट हुआ है। तो बाय डेफिनेशन हम इसके बारे में क्या लिखते हैं कि रेक्टिफिकेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस of conversion of AC into DC। अब कौन ये काम करता है? जो ये काम करेगा, मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, बेसिकली हम उसको नाम देते हैं रेक्टिफायर का। तो यहां पर ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास जिस डिवाइस ने ये काम करना है वो बेसिकली डायोड है। अब चाहे वो डायोड सिंगल यूज हो, दो डायोड यूज हो, तो डायोड या नंबर ऑफ डायोड्स एक्ट एज अ रेक्टिफायर। अगर रेक्टिफायर के अलावा बात करें हम, डायोड के अलावा ये कोई काम करता है तो नो, डायोड के अलावा ये काम कोई नहीं करता। ट्रांजिस्टर ये काम नहीं करते, लॉजिक गेट ये काम नहीं करते। डायोड ही हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि हमारे पास रेक्टिफिकेशन की टाइप्स क्या है। रेक्टिफिकेशन की हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, नाम से पता चलता है, जहां पर एसी का एक हाफ डीसी में कन्वर्ट होगा। और दूसरा हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जहां पर एसी के दोनों हाफ, पॉजिटिव हाफ भी नेगेटिव हाफ भी, वो हमारे पास कन्वर्ट होगा डीसी में। यहां पर एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि जब आपको ये कहा जाए कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, तो यहां पर ये कोई फिक्स नहीं है कि पॉजिटिव हाफ कन्वर्ट होगा, और ये भी फिक्स नहीं है कि नेगेटिव हाफ कन्वर्ट होगा। वो कोई भी हाफ हो सकता है, वो एसी का पॉजिटिव हाफ भी हो सकता है और वो एसी का नेगेटिव हाफ भी हो सकता है। तो यहां पर अगर मैं इसको डायग्राम पॉइंट व्यू से देखूं तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, आपके पास एसी के दो हाफ हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके पास इनमें से कोई एक हाफ कन्वर्ट होगा, दूसरा हाफ कन्वर्ट नहीं होगा। फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करें तो वहां पर एसी का पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, ये दोनों हमारे पास कन्वर्ट हो रहे होंगे। अब पहले हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की, और उसके बाद हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। और जो डिवाइस ये काम करेगा उसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम भी दे रहे होंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या है?
इसको सिंबल के तौर पे जब लिखा जाता है तो उसको सिंबल के तौर पे HWR भी लिखा जाता है। तो व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज अ रेक्टिफिकेशन इन विच अलाउज ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ AC। अब ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग डेफिनेशन में गलती करते हैं कि कौन सी ऑप्शन हाफ वेव के बारे में करेक्ट है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी जहां पर ये लिखा होगा कि ओनली वन हाफ, दैट हाफ मे बी पॉजिटिव एंड दैट हाफ मे बी नेगेटिव। तो स्टेटमेंट मैं इसके कुछ यूं लिखूंगा कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज अ रेक्टिफिकेशन दैट अलाउज ओनली वन हाफ, दैट अलाउज ओनली वन हाफ cycle of AC wave of alternating current voltage waveform to pass while locking का मतलब दूसरे को ब्लॉक कर देगा the other half, कि एसी के एक हाफ को उसने अलाउ कर दिया लेकिन दूसरे हाफ को क्या कर दिया, उसने लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ये हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। और जो डायोड ये काम करेगा उस डायोड को हम नाम देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहां पर आप लोगों ने याद रखना है कि कितने डायोड ये काम करते हैं। तो कम से कम आप याद रखिएगा कि एक सिंगल डायोड, एक अकेला डायोड हमें चाहिए, वो क्या काम करेगा, दैट एक्ट एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसकी कंस्ट्रक्शन को भी जब देखेंगे तो उसकी कंस्ट्रक्शन में भी हम लोग याद रखेंगे कि हमें सिंगल डायोड चाहिए। बड़ी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है और वो अकेला डायोड ये काम कर रहा होगा। अब कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है, किस तरह से हम सर्किट को अटैच करेंगे। जो इनपुट हमारे पास होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे AC, यहां हम इनपुट दे रहे होंगे। तो इसके क्रॉस अगर हम CRO अटैच करेंगे तो हमारे पास जो वेव फॉर्म आ रही होगी वो अल्टरनेटिंग करंट वेव फॉर्म आ रही होगी लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारी इनपुट वेव फॉर्म है। इस AC के साथ हमारे पास अटैच है एक सिंगल डायोड, और इसके अलावा कहां पर चेक करना है कि आउटपुट प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ, तो वहां पर हम लगा देंगे एक लोड रेजिस्टेंस को। लोड रेजिस्टेंस मींस लोड है, एक रेजिस्टर है जिसके क्रॉस आप अपने आउटपुट को चेक कर सकते हो। तो यहां पर हमारे पास लोड रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा, और यहां पर जो वोल्टेज होगा उसको मैं नाम दे देता हूं कि दैट इज V0। अब वेव फॉर्म इसकी कैसी होगी, हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर वेव फॉर्म को हम ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास इनपुट क्या है और उसके अगेंस्ट हमें आउटपुट क्या मिल रहा होगा। तो इनपुट हमारे पास अल्टरनेटिंग लाइक दिस, और आउटपुट पे हमारे पास क्या होगा, इनमें से एक हाफ कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा हाफ ब्लॉक हो जाएगा। अब अगर इसको मैं नाम दे देता हूं कि मेरे पास यहां से लेकर यहां तक जो इंटरवल है वो 0 से लेकर T/2 तक है और ये पॉजिटिव हाफ है, तो आपका 0 से लेकर T/2 तक जो पॉजिटिव हाफ है वो कन्वर्ट हुआ, वो अलाउ हुआ, पास हो गया। लेकिन जो दूसरा इंटरवल है T/2 से लेकर T तक जो नेगेटिव है वो आपके पास क्या हो गया, वो ब्लॉक हो गया। इसका मतलब वहां पर कोई भी आउटपुट नहीं मिला। रीजन आप सब लोग जानते हो कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इस वजह से होता है कि पॉजिटिव हाफ के अंदर बाइसिंग फॉरवर्ड होती है, डायोड कंडक्ट हो जाता है, और जो नेगेटिव हाफ होता है उधर बाइसिंग रिवर्स होती है, आपका डायोड कंडक्ट नहीं होता। और जब डायोड कंडक्ट नहीं होता तो हम कहते हैं कि वो हाफ आपका ब्लॉक हो गया। अब इसी चीज को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, मतलब हम इस पूरे AC को 2 हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। जो पहला हाफ साइकिल है आपका AC का, फर्स्ट हाफ, उसको मैंने नाम दे दिया कि दैट इज फ्रॉम 0 टू T/2, फ्रॉम 0 टू T/2। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमने पहला हाफ साइकिल लिया तो इस AC जो इनपुट है इसमें कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। तो ये हमारी एजम्पशन है कि हमने किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव लेना है। एग्जामिनर जब आपको ये क्वेश्चन देगा तो वो आपको नॉर्मली बताएगा कि कौन सा हाफ आपका पॉजिटिव है और कौन सा हाफ नेगेटिव है, तब जाकर आप बता सकोगे कि वो हाफ कंडक्ट होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं आपको पहले हाफ में ये बात करता हूं कि मेरा पहला हाफ साइकिल जो 0 से लेकर t/2 तक है, तो ये बताना जरूरी होगा कि ये मेरे पास पॉजिटिव है और ये मेरे पास नेगेटिव है। जब तक मुझे ये नहीं पता होगा मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है, मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। अब वेव फॉर्म 0 से t/2 तक क्या होगी? 0 से t/2 तक हमारी वेव फॉर्म ये होगी। अब इस वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि अपर पॉजिटिव है, लोअर नेगेटिव है। अब अपर पॉजिटिव और लोअर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आपका अटैच है पी टाइप से और आपका जो नेगेटिव है वो अटैच है एन टाइप से। अब पॉजिटिव अटैच अगर पी टाइप से हो, नेगेटिव अटैच अगर एन टाइप से हो, तो हमारी ये बाइसिंग कौन सी है? ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग है। और अगर फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड कंडक्ट करेगा, और डायोड जब कंडक्ट करेगा तो सर्किट में करंट मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर सर्किट में डायोड कंडक्ट करेगा, एक क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो ये रेजिस्टर जो है, लोड रेजिस्टर, इसके अक्रॉस भी आपको करंट मिल रहा होगा। किस बिहेवियर में? उसी बिहेवियर में जो आपका इनपुट है। यानी जब इनपुट 0 है तो यहां पर भी 0 है, जब इनपुट की वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव है तो यहां भी मैक्सिमम पॉजिटिव है, और जब इनपुट की वैल्यू 0 है तो यहां भी 0 है। तो जो इनपुट आपने प्रोवाइड की उसी तरह की आपके पास एक आउटपुट वेव फॉर्म भी मिल रही होगी। तो मतलब इस डायग्राम के मुताबिक आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट हुआ। क्या लिखेंगे हम इसके बारे में? इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ये लिखेंगे कि जो 0 से t/2 तक हमारा पहला हाफ है उसमें डायोड कंडक्ट हो रहा है, तो डायोड विल कंडक्ट। डायोड विल कंडक्ट का मतलब यह है कि डायोड की जो बाइसिंग है वो फॉरवर्ड बाइसिंग है। इसके अलावा जो सर्किट होगा वो क्या बिहेव करेगा? वो बिहेव करेगा एक क्लोज सर्किट की तरह। ये पहला हाफ साइकिल आपका कंप्लीट हो गया, जहां 0 से लेकर t/2 तक डायोड कंडक्ट हुआ, हमें इनपुट के मुकाबले में आउटपुट मिल गया। अब आ जाए सेकेंड हाफ साइकिल की तरफ। अब जब आपको पता चल गया कि पहले हाफ साइकिल में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, तो आफ्टर 180 डिग्री फेज पॉजिटिव ने नेगेटिव हो जाना है, नेगेटिव ने पॉजिटिव हो जाना है। यानी t/2 से लेकर t तक अब क्या होगा? इसी सर्किट में जो एंड आपका बिहेव कर रहा था पॉजिटिव, अब वो बिहेव करेगा एज अ नेगेटिव, और जो बिहेव कर रहा था नेगेटिव, अब वो बिहेव करेगा पॉजिटिव। क्या मतलब? अब मैं यहां पर ये कहूंगा कि मेरे पास जो इनपुट है उस इनपुट के अंदर अब अपर हाफ जो है वो पॉजिटिव नहीं है, अब मेरा अपर हाफ क्या है? नेगेटिव है, और लोअर हाफ मेरे पास क्या है? पॉजिटिव है। अब इनपुट जो मिलेगी हमें t/2 से लेकर t तक वो नेगेटिव हाफ साइकिल है। अब इस नेगेटिव हाफ साइकिल के मुताबिक देखें क्या डायोड कंडक्ट करेगा? तो उसका आंसर होगा नो, क्योंकि अब आपका जो नेगेटिव है वो डायोड के p टाइप से अटैच है, और अब आपका जो पॉजिटिव है वो डायोड के n टाइप से अटैच है। तो बाइसिंग क्या है आपके पास? रिवर्स। और रिवर्स बाइसिंग में हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है तो आउटपुट के अक्रॉस करंट ना होने के बराबर होता है माइक्रो एम्पेयर में, जिसको हम आइडियली कहते हैं कि करंट कितना है? 0। तो यानी यहां पर आपका नेगेटिव हाफ साइकिल एक तरह का ब्लॉक हो गया, उसको उसने पास ही नहीं होने दिया। तो क्या यह आउटपुट मिलेगी? आंसर होगा नो, बल्कि क्या होगा? यहां पर आपके पास 0 आउटपुट मिल रही होगी। तो t/2 से लेकर t तक आपके पास आउटपुट के अंदर फ्लैट कर्व बनेगी, जो ये रिप्रेजेंट करेगी कि यहां कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। हम क्या लिखेंगे इसके बारे में? हम लिखेंगे कि डायोड विल नॉट कंडक्ट, क्योंकि आइडियली हम ये कहते हैं रिवर्स बाइसिंग में डायोड कंडक्ट नहीं करता। डायोड विल नॉट कंडक्ट की रीजन ये है कि हमारी जो बाइसिंग होगी वो रिवर्स बाइसिंग होगी, और ये बिहेव करेगा एज अ ओपन सर्किट। तो क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि एसी के दो हाफ में से एक हाफ पास हो गया लेकिन दूसरा हाफ पास नहीं हुआ। अब खुद सोचें कि अगर आप पहले हाफ साइकिल में अज्यूम करते अपर हाफ को पॉजिटिव, लोअर हाफ को नेगेटिव की जगह अपर हाफ को नेगेटिव और लोअर हाफ को पॉजिटिव, तो क्या होता? फिर आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट ना होता, आपका नेगेटिव हाफ साइकिल कंडक्ट हो जाता। तो यानी ये कोई रूल नहीं है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल नहीं कंडक्ट होना है। पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में से कोई भी एक हाफ साइकिल आपका कंडक्ट हो जाएगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एमसीक्यू से पूछा जाता है वो है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड,
कि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमारी जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है क्या वो सेम रहती है या डबल हो जाती है। अब इस बात को समझिएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या सेम रह रही है, डबल हो रही है। मैं अगर इनपुट के अंदर ये वेव फॉर्म एक ड्रॉ करता हूं कि मेरे पास लेट से ये इनपुट की वेव फॉर्म है। अब इनपुट की वेव फॉर्म में मुझे ये पता चला कि इन टाइम टी, जो टाइम कोई भी टी हो, उस टाइम टी के अंदर हमारी नंबर ऑफ वेव्स कितनी है। तो एसी में आप लोग जानते हो कि एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ ये मिलकर एक वेव बनती है, यानी हमारी इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी है, फर्ज करो मैं कह देता हूं 1, जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1। इसके मुकाबले में जब रेक्टिफिकेशन हुई तो हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था 0 से लेकर t/2 तक, वो आपका कन्वर्ट हो गया, वो पास हो गया। लेकिन जो आपका t/2 से लेकर t तक साइकिल था वो कन्वर्ट नहीं हुआ। इस तरह जब अगली वेव स्टार्ट होगी t के बाद, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट नहीं होगा। अब जरा आउटपुट को गौर से देखें। इनपुट आपके पास एसी था, आउटपुट के अंदर आपके पास डीसी है। डीसी के अंदर क्रस्ट और ट्रफ नहीं देखा जाता, डीसी के अंदर रिपल्स देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं, रिपल। ये जो एक आपके पास कर्व है, ये आपके पास एक रिपल है। जैसे रिपल टैंक के अंदर आपके पास रिपल प्रोड्यूस होते हैं। अगर हमारे पास ये 2 प्रोड्यूस होंगे, ये 2 रिपल्स हैं। अगर 3 प्रोड्यूस होंगे, 3 रिपल्स हैं। जितने नंबर ऑफ रिपल्स हैं बेसिकली उतनी आपके पास वो नंबर ऑफ वेव्स हैं। तो एक रिपल एक वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे बताएं 0 से लेकर टी तक नंबर ऑफ रिपल्स कितने हैं, 1। अगर नंबर ऑफ रिपल्स 1 है, इसका मतलब हमारी आउटपुट के अंदर भी नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 1। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी f है तो आपके पास आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी f है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का रिजल्ट याद रखिएगा कि उसमें इनपुट और आउटपुट इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो सेम होती है। इनपुट और आउटपुट के अंदर जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी। एक और चीज, ये जो आउटपुट वेव प्रोड्यूस हुई है, इस वेव को पल्सेटिंग डीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, पल्सेटिंग डीसी। क्योंकि डीसी हम लोग जानते हैं कि डीसी कॉन्टिन्यूस होता है, उसकी एक फिक्स वैल्यू है। लेकिन यहां पर डीसी की वैल्यू 0 मैक्सिमम 0 0 मैक्सिमम 0 हो रही है। तो ये जो आउटपुट डीसी प्रोड्यूस हुआ, ये क्या कहलाता है, ये पल्सेटिंग डीसी कहलाता है। और आगे जाके हम बात करेंगे कि इस पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ करने के लिए हम फिल्टर सर्किट को यूज करते हैं। तो वो बात फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद हम कर रहे होंगे। हाफ वेव में कोई इशू है तो बताएं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास होते हैं कि इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हुई तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कि हमारे पास आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 50 है। तो हाफ वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो सेम रहती है। एफिशिएंसी 40% से 41% तक वैल्यू लिखी जाती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। पता नहीं आप लोगों को क्या शौक है सिलेबस से हटके चीजों को करने का। 50% इसकी एफिशिएंसी नहीं होती, 40.6% एग्जैक्ट इसकी वैल्यू होती है। एसी के अंदर रिपल्स नहीं होते, एसी के अंदर आपकी वेव होती है। आपने पॉइंट को फिर सुना नहीं। और जो आपकी वेव है उसके अंदर पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ ये दोनों मिलकर एक वेव बनती हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे, ये आपकी एक वेव बनेगी। ये 1 वेव है एसी की, और ये 1 वेव है पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर। डीसी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। वहां पर आपकी जो एक वेव होती है वो आपका एक रिपल होता है। तो ये एक वेव आपकी बनी। अब दोनों को कंपेयर करो, यहां पर भी टाइम टी के अंदर एक वेव प्रोड्यूस हुई और यहां पर भी टाइम टी के अंदर एक वेव प्रोड्यूस हुई। दैट मींस इनपुट और आउटपुट दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होती है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फुल वेव के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी हाफ वेव के मुकाबले में किस तरह से डिफरेंट होती है। फुल वेव को ध्यान से सुनिएगा।
फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ज़ियाब खान, मीडियम यहां पर कहां से आ गया? हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं और आप लोग अभी भी वेव पे फंसे हुए हैं, जहां पर हमारी मीडियम चेंज होता है तो वहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन और रिपल वाला पॉइंट जो है ये यहां दोबारा रिपीट भी होगा। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन विच कन्वर्ट्स कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, या अल्टरनेटिंग करंट के कंप्लीट साइकिल को कन्वर्ट करेगा किस में? इनटू पल्सेटिंग डीसी। तो जो बेस है वो ये है कि प्रोड्यूस पल्सेटिंग होता है, उस पल्सेटिंग का फिर आगे फिल्टर किया जाता है। अब ये हो गया फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसके बारे में ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में ये लिखा जाता है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन यूटिलाइजेस फुल साइकिल ऑफ एसी। अब यूटिलाइज फुल साइकिल ऑफ एसी का मतलब ये होता है कि हमारे पास इसमें एसी का पॉजिटिव हाफ हो, नेगेटिव हाफ हो, वो दोनों हाफ के पास कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इसी पॉइंट की बेस पे कहते हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो होती है उसकी एफिशिएंसी हाफ वेव के मुकाबले में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये आपके पूरे के पूरे साइकिल को यूटिलाइज करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी यूटिलाइज कर रहा होगा और ये नेगेटिव हाफ साइकिल को भी यूटिलाइज कर रहा होगा। अब फुल वेव जो रेक्टिफायर है ये दो तरह के होते हैं। फुल वेव जो रेक्टिफायर होते हैं ये दो तरह के होते हैं और दोनों को हमें ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास एक जो हमारी बुक में डिस्कस किया जाता है ज्यादातर वो ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ब्रिज रेक्टिफायर में याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ डायोड्स 4 यूज हो रहे होते हैं। कितने यूज होंगे? 4 डायोड्स। और ये 4 डायोड्स एक ब्रिज सर्किट में अटैच होंगे और ये बिहेव करेंगे एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। जो दूसरा हमारे पास रेक्टिफायर है फुल वेव, उसे कहा जाता है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर। बेसिकली जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर की टाइप है और इसी ट्रांसफार्मर के साथ आउटपुट के अंदर हम अटैच कर देते हैं डायोड्स और ये बिहेव करता है एज आ फुल वेव रेक्टिफायर। और इस रेक्टिफायर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डायोड्स यूज होते हैं वो 2 होते हैं। तो यानी अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड आपके पास यूज होंगे तो आपका आंसर 4 भी होगा, आपका आंसर 2 भी होगा। 4 डायोड्स यूज होंगे आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर और 2 डायोड यूज हो रहे होंगे आपके पास सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के अंदर। दोनों की डायग्राम को देखें और समझें। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स जिस तरह व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उस तरह से अटैच होते हैं और ये चारों रेक्टिफायर आपने बस अपनी मर्जी से जैसे हैं वैसे अटैच नहीं करने होते। जिस ऑर्डर के अंदर आपके पास अपर 2 डायोड अटैच होंगे, अगर अपर 2 डायोड का सीक्वेंस ये है PN PN कि लेफ्ट से राइट की तरफ P है फिर N है फिर P है फिर N है, इसी ऑर्डर के अंदर आपके लोअर 2 डायोड भी अटैच होंगे। आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कि अगर इन डायोड्स की पोजीशन को चेंज कर देंगे तो क्या होगा। तो यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जिस ऑर्डर के अंदर आपके अपर 2 डायोड अटैच हैं और वो क्या ऑर्डर है PN और यहां पर क्या बचे PN, उसी ऑर्डर के अंदर आपके लोअर 2 अटैच होंगे PN और इसी ऑर्डर में आपके पास अटैच होगा PN। ये नहीं है कि ऊपर आप अटैच कर दो PN ऑर्डर में और नीचे आप अटैच कर दो NP ऑर्डर में, वो फुल वेव की तरह बिहेव नहीं करता। क्या बिहेव करता है ये आगे डिस्कस होना है। अब इनके साथ अटैचमेंट क्या है? ये जो इसके 2 ऑपोजिट टर्मिनल्स हैं इनको बेशक आप A और B का नाम दे दो, ये आपके पास अटैच होते हैं इनपुट के साथ। इनपुट मींस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ। और ये जो बाकी आपके पास 2 टर्मिनल होते हैं दिस वन एंड दिस वन, जिसको आप C और D बेशक नाम दे दो, ये आपके पास अटैच होते हैं लोड रेजिस्टेंस के साथ, जिसके क्रॉस हम ये देख रहे होंगे क्या हमारे पास पल्सेटिंग डीसी प्रोड्यूस हो रहा है या प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो ये आपके पास सर्किट है। इस सर्किट में यहां पर आपके पास इनपुट जिसको हमने पहले नाम दिया VI का, और ये लोड रेजिस्टेंस RL, इसके क्रॉस हमारे पास क्या होगा आउटपुट होगा जिसको हमने नाम क्या दिया V0 का।
इन डायोड्स को नाम दे दें। नाम देने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। अब ये भी रट्टा नहीं लगा लेना कि ये D1 है, ये D2 है। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बताया जाएगा कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है। तो मैंने यहां पर जो ऑर्डर लगाया वो ये कि ऊपर में लेफ्ट 1 है, राइट 2 है, और नीचे इसी तरह ऑर्डर में आते हुए 3 यहां पर और 4 यहां पर। ये आपके पास डायोड्स का ऑर्डर है। ये ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट। जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है वो सर्किट भी देखें कैसा होता है। उसमें पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की डायग्राम क्या होती है। ये आपके पास इनपुट, ये अटैच है आपके पास ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ, ये ट्रांसफार्मर की कोर, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी। अब जो सेकेंडरी हमारे पास आउटपुट जहां पर है, यहां पर दो डायोड आपके पास अटैच है। एक डायोड ऊपर अटैच है और उसी तरह से एक डायोड नीचे अटैच है। जिस पैटर्न में ऊपर वाला उसी पैटर्न में आपका नीचे वाला भी अटैच होगा। इसके अलावा डायोड के सेंटर से यहां पर आपके पास टर्मिनल होता है, जिस वजह से इसको सेंटर टेप कहा जाता है। ये किसके साथ अटैच होगा, ये वाला, और ऊपर से डायोड या नीचे से डायोड यहां पर अटैच होगी आपके पास लोड रेजिस्टेंस। अब ये मर्जी है, चाहे ऊपर वाले डायोड के साथ अटैच कर लो, चाहे नीचे वाले के साथ अटैच कर दो। और यहां से आपके पास एक ब्रिज होगा, ये ब्रिज बना हुआ है, और ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। अब यहां पर इनपुट कहां पर, आउटपुट कहां पर है, आपको नजर आ रहा है कि आपके पास ये आपके पास इनपुट जो एसी होगी, इसको मैं नाम दे देता हूं VI का, और ये मेरे पास लोड रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस क्या मिल रहा होगा, आउटपुट मिल रहा होगा। और ये आपके पास वो डायोड्स, और यहां देख सकते हैं कि कितने डायोड यूज हो रहे हैं, दो, एक ऊपर और एक नीचे। और पैटर्न वही होगा कि ऊपर वाला अगर लेफ्ट टू राइट अटैच है P2N, तो नीचे वाला भी लेफ्ट टू राइट अटैच होगा P2N। इनको नाम दे दो D1 का और इसको नाम आप दे दो D2 का। तो सर्किट आप लोगों ने याद रखना है कि सर्किट कैसा होगा, क्योंकि सर्किट में थोड़ी बहुत भी आपने गड़बड़ अगर की तो आपके पास ओवरऑल पूरा का पूरा पैटर्न जो होगा वो गलत हो जाएगा। क्लियर? ये सर्किट समझ आ गया आपको? मैं सेंटर टेप बच्चे नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। सेंटर टेप का आपको पता है कि क्या काम होता है। फिलहाल हम रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं, तो रेक्टिफायर पे फोकस करें। जो उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो उसके अलावा आप पूछ सकते हैं। 6 बच्चे ऑप्शन में नहीं होते, 4 यूज होते हैं, 2 यूज होते हैं। 2 यूज हो रहे होंगे आपके सेंटर टेप के अंदर, 4 यूज हो रहे होंगे आपके पास ब्रिज के अंदर। बाकी 4 से आप 6 लगाना चाहो तो आपका एक पैटर्न होगा। पैटर्न वही होगा कि एक लाइन में लगाते जाओ, डायोड कंडक्ट होते जाएंगे, सर्किट एक जैसा बनता जाएगा। अब जो यहां पर हमने डिस्कस करना है वो ब्रिज रेक्टिफायर को डिस्कस करना है, ठीक है। तो ब्रिज रेक्टिफायर को, और उसको करने से पहले नमाज की ब्रेक, 10 मिनट की नमाज की ब्रेक है। नमाज की ब्रेक के बाद हम इसकी वर्किंग को आगे डिस्कस करेंगे। तो नमाज पढ़ लें, नमाज के बाद फिर आगे कंटिन्यू करें।
अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे फुल वेव रेक्टिफायर की। अब पहले बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, जो मेन हमारा टॉपिक है कि उसमें कौन सा कब डायोड कंडक्ट कर रहा होगा और कब कौन सा डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसी तरह के ही होते हैं। अब जिस तरह से हमने हाफ वेव के अंदर अपने पूरे के पूरे साइकिल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसी तरह यहां पर भी हम यही काम करेंगे कि अपने पूरे साइकिल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। अब देखिएगा किस तरह से ये काम करता है फुल वेव रेक्टिफायर, और खास तौर पर ब्रिज रेक्टिफायर की हम बात कर रहे हैं। अब पहले बात करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट हाफ। अब फर्स्ट हाफ हमारे पास है फ्रॉम 0 टू t/2। अब 0 टू t/2 इस सर्किट को दोबारा बनाना पड़ेगा। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको कॉपी कर सकता हूं, तो ये मेरे पास सर्किट आ गया। अब पहला हाफ जिसको हमने पॉजिटिव हाफ का नाम दिया, लेट से वो ये है, फ्रॉम 0 टू t/2। अब अज्यूम करना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अब हमने यहां पर अज्यूम कर लिया कि हमारे पास ये हाफ पॉजिटिव है और ये हाफ नेगेटिव है। अब और से इसको समझिएगा। अब अगर अपर हाफ पॉजिटिव आ गया, लोअर नेगेटिव आ गया, अब करंट जब मूव करेगा तो जिसके साथ ये अटैच है वो भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, और जिसके साथ ये नीचे वाला अटैच है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल। अब अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और लोअर नेगेटिव पोटेंशियल है, तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा, कौन सा डायोड रिवर्स बाइस होगा। ये डायोड का पी टाइप पॉजिटिव से अटैच है, इस D2 की जो बाइसिंग होगी वो फॉरवर्ड होगी, और ये आपके पास एन टाइप अटैच किसके साथ है, पॉजिटिव के साथ। D1 की बाइसिंग क्या होगी, रिवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि D2 और D1 में से कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, आंसर विल बी D2। तो करंट यहां से पास होना स्टार्ट हुआ, D2 आपका कंडक्ट होगा, करंट यहां पर आ गया। अब दोबारा यहां पर देखें कि हमारे पास क्या ये डायोड D3 कंडक्ट होगा, नो, क्योंकि पॉजिटिव अटैच होगा एन टाइप के साथ। इसका मतलब D3 की जो बाइसिंग है वो भी कौन सी बाइसिंग है, वो रिवर्स बाइसिंग है। तो करंट इस लोड रेजिस्टेंस में से मूव करेगा डाउनवर्ड, और यहां से हमारा जो सर्किट होगा वो क्या होगा, वो कंप्लीट होगा, और सर्किट कंप्लीट होकर करंट यहां पर आ गया। अब इस पॉइंट पे करंट के पास दो पाथ हैं, एक पाथ है D1, एक पाथ है D4। लेकिन आप जानते हो कि करंट कभी भी पॉजिटिव से दोबारा पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा। इसका मतलब यहां से D1 अब कंडक्ट नहीं हो सकता, तो कौन कंडक्ट होगा, आपका D4 कंडक्ट होगा, और D4 की बाइसिंग यहां पर भी क्या होगी, वो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, और यहां से आपका ये लूप कंप्लीट हुआ और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो क्या चीज हमने देखी, हमने ये देखा कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास था, जहां पर अपर एंड आपका पॉजिटिव और लोअर एंड आपका नेगेटिव है, इस हाफ साइकिल के अंदर ये है आपके पास करंट की डायरेक्शन। उस पूरे के पूरे पाथ को मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या है, और इस करंट की डायरेक्शन के अंदर कौन कौन से दो डायोड कंडक्ट हो रहे हैं। इस पूरे करंट की डायरेक्शन के अंदर आपके पास D2 इस डायग्राम के मुताबिक और D4 ये कंडक्ट हो रहे हैं, और इस लोड रेजिस्टेंस में करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो डाउनवर्ड है। अब जिस पैटर्न के अंदर हमारे पास इनपुट के अंदर करंट चेंज हो रहा होगा, यानी जब यहां करंट जीरो होगा आपके पास आउटपुट में भी करंट जीरो होगा, जब यहां करंट मैक्सिमम पॉजिटिव होगा यहां भी करंट मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, और जब करंट जीरो यहां भी जीरो, इसका मतलब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट हो गया। और जो पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट हुआ फ्रॉम 0 से t/2, वो किन दो डायोड्स की वजह से कंडक्ट हुआ, इस डायग्राम के मुताबिक D2 और D4। तो क्या रिजल्ट आप लिखोगे, आप यहां ये रिजल्ट लिखोगे कि इस साइकिल में इस डायग्राम के मुताबिक D2 और D4 आपके कंडक्ट हो रहे हैं। कंडक्ट होने का मतलब इनकी जो बाइसिंग है दैट इज फॉरवर्ड बाइसिंग, और जो बाकी दो डायोड्स हैं D1 और D3 ये आपके पास कंडक्ट नहीं होंगे, और इनके कंडक्ट ना होने की जो वजह है वो क्या है, वो आपके पास बाइसिंग रिवर्स, और ये करंट का पाथ आपको पता होना चाहिए कि क्या बनेगा। अब आ जाए सेकेंड हाफ की तरफ।
अब जो सेकेंड हाफ साइकिल है दैट इज फ्रॉम T/2 टू T। अब जो हाफ आपका पॉजिटिव था अब वो हाफ आपका नेगेटिव होगा, और जो हाफ आपके पास नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव होगा। दोबारा वही डायग्राम मैंने ले ली। अब आपके पास जो वेव फॉर्म है वो ये है, और ये वेव फॉर्म आपके पास है फ्रॉम T/2 टू T। अब लोअर हाफ आपके पास होगा पॉजिटिव, अपर हाफ आपके पास होगा नेगेटिव। अब लोअर हाफ जिसके साथ अटैच है वो बन जाएगा आपका पॉजिटिव, और ये आपके पास बन जाएगा नेगेटिव। अब डिसाइड करें, अगर ये एंड पॉजिटिव है तो D3 की जो बाइसिंग होगी वो क्या होगी, फॉरवर्ड, और D1 की 4 की बाइसिंग क्या होगी, रिवर्स। तो D3 जो पहले रिवर्स बाइसिंग में था अब D3 किस में है, फॉरवर्ड में। D4 जो पहले फॉरवर्ड में था अब D4 किस में है, रिवर्स में। यहां से करंट फ्लो हुआ और D3 से कंडक्ट होता हुआ यहां पर आ गया। D2 की बाइसिंग अब क्या होगी, रिवर्स, और यहां से लोड रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन क्या, डाउनवर्ड। अब गौर से देखें, पहले भी लोड रेजिस्टेंस में करंट की जो डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड थी, और अब भी लोड रेजिस्टेंस में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड है। इसका मतलब आउटपुट में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। अब अगर आउटपुट में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में डायोड पहले कंडक्ट हो रहा था उसी डायरेक्शन में डायोड अब भी कंडक्ट होगा। अब यहां से आपका सर्किट कंप्लीट होगा, करंट यहां पहुंचा, यहां पर D1 कंडक्ट होगा, यानी D1 की बाइसिंग क्या होगी, फॉरवर्ड, और यहां से आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। तो क्या चीज हमने देखी, हमने ये देखा कि हमारे पास जब पोलैरिटी रिवर्स हुई तो पोलैरिटी रिवर्स होने से डायोड जो पहले कंडक्ट नहीं हो रहे थे अब वो डायोड तो हमारे पास कंडक्ट होंगे, लेकिन हमारी लोड रेजिस्टेंस के अंदर करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। और एक ऐसा करंट जिसमें करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, हम उस करंट को क्या नाम देते हैं, हम उस करंट को नाम दे रहे होते हैं डायरेक्ट करंट का। इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। तो जिस पैटर्न में करंट हमें पहले मिला था, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला था, उसी पैटर्न में करंट दोबारा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा। तो चाहे 0 से T/2 और चाहे T/2 से T, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। चेंज बस इतना हुआ कि अब जो डायोड कंडक्ट करेंगे वो D3 और D1 कंडक्ट करेंगे और D2 और D4 कंडक्ट नहीं करेंगे। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, अब हम रिजल्ट क्या लिखेंगे पहले के मुकाबले में, कि पहले D2 और D4 उसकी बाइसिंग क्या थी, फॉरवर्ड। अब कहेंगे D2 और D4 विल नॉट कंडक्ट बिकॉज उनके क्रॉस जो बाइसिंग है दैट इज रिवर्स। और जो D1 और D3 है अगर उसकी बात करें तो वो दोनों डायोड हमारे पास कंडक्ट करेंगे, और कंडक्ट करने की वजह ये कि उसके क्रॉस जो बाइसिंग है वो क्या है, वो फॉरवर्ड है। अब ओवरऑल वेव फॉर्म को ड्रॉ करते हैं कि ओवरऑल हमारे पास यहां पर क्या फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। अब सेम वो रिपल वाली बात जो पहले की थी उसी बात को हमने करना। इनपुट में ये मेरे पास वेव फॉर्म है एसी की, और इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं कह देता हूं कि वो एफ है, यानी 0 से लेकर T तक हमारे पास जो नंबर ऑफ वेव्स बन रही हैं वो कितनी बन रही हैं, वो 1 वेव बन रही है। ये हमारी एक वेव है, और यहां से लेकर हमारे पास यहां तक अगर एक वेव है, इस इनपुट की फ्रीक्वेंसी को मैं कह देता हूं ये 1 के इक्वल है, और 1 किसके इक्वल है, एफ के इक्वल। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि 0 से लेकर T/2 तक आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल वो भी DC के इक्वल है, और T/2 से लेकर T तक वो भी आपका DC की इक्वल है। और इसका मतलब आगे भी जाते हुए हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल हमेशा कन्वर्ट हो रहा है, यानी अब 0 से T/2 तक एक रिपल है। अगर 0 से T/2 तक एक रिपल है तो ये एक वेव है, और T/2 से लेकर T तक ये आपका नेक्स्ट रिपल स्टार्ट हो जाएगा, और अगर नेक्स्ट रिपल स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट वेव स्टार्ट होगी, तो ये दूसरी वेव है। तो यहां बताएं कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं, यहां पर नंबर ऑफ वेव्स 2 हैं। इसका मतलब आउटपुट जो पल्सेटिंग DC है वहां टोटल नंबर ऑफ पल्सेस
टोटल नंबर ऑफ रिपल्स कितने हैं, डबल हैं, तो हमारी इनपुट के मुकाबले में जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर आपके पास ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल हो जाती है। फ्रीक्वेंसी के डबल होने का मतलब है कि आपका पूरा का पूरा साइकिल यूटिलाइज होता है, आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल भी कन्वर्ट होता है और इसके अलावा आपका जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो भी कन्वर्ट हो रहा होता है। अब मैं आपको ब्रीफली जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है मैं उसकी वर्किंग भी आपको बता दूं कि सेंटर टेप के अंदर एक टाइम पे किस तरह से आपके पास एक डायोड कंडक्ट हो रहा होगा और दूसरा डायोड आपके पास कंडक्ट नहीं होता। अच्छा, इस डायग्राम में आपको मैं एक और डायग्राम भी बता दूं कि ये ना समझिएगा बस यूं ही बना होगा, तो यही आपके पास सेंटर टेप होगा। ये डायग्राम इसके अलावा किस तरह से बनती है वो भी देख लें। इसके अलावा इस डायग्राम को जो बनाया जाता है मैं इसी में आपको चेंज कर देता हूं ताकि कंपैरिजन आपके सामने हो, ताकि किसी किस्म का हम यहां रट्टा ना लगाएं। ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसको यहां की बजाय इवन यहां भी ड्रॉ किया जाता है सेंटर टर्मिनल के साथ इस जगह। तो ये दोनों डायग्राम्स करेक्ट है, चाहे लोड रेजिस्टेंस को वहां ड्रॉ करें चाहे सेंटर जो टर्मिनल है वहां ड्रॉ करें, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किस तरह से डायोड कंडक्ट हो रहा होता है इसको देखें। हमारे पास पहला हाफ साइकिल जब होगा ये हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव। जब ये बनेगा पॉजिटिव ये बनेगा नेगेटिव, तो याद रखिएगा आपका जो D1 जो डायोड है वो क्या करेगा, वो कंडक्ट होगा और D1 डायोड कंडक्ट होगा। इस तरह से लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपके पास करंट पास होगा और ये सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आता है, दूसरा हाफ साइकिल, तो उस हाफ साइकिल के अंदर आपके पास ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव और इसके मुताबिक हम करंट की जो डायरेक्शन को, सॉरी पहले हाफ के अंदर ही, सॉरी मैं इसको गलत कर गया। अब पहला अपर हाफ पॉजिटिव नेगेटिव, तो नीचे आपके पास क्या होगा, नीचे होगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि अपर साइकिल के अंदर जो डायोड है उसकी बाइसिंग फॉरवर्ड है और नीचे आपके पास जो डायोड है उसकी बाइसिंग क्या है, रिवर्स है। यानी जो पहला हाफ साइकिल था 0 से T/2 उस दौरान सिर्फ एक डायोड कंडक्ट हुआ और वो कौन सा डायोड कंडक्ट हुआ, D1, और D1 कंडक्ट हुआ और D2 कंडक्ट नहीं हुआ। जब दूसरा आपके पास हाफ साइकिल आएगा उस हाफ साइकिल के अंदर ये तमाम चीजें रिवर्स हो जाएंगी। जब तमाम चीजें रिवर्स होंगी तो उसकी डायग्राम किस तरह से होगी वो भी देख लें और उसमें कौन सा डायोड कंडक्ट होगा वो आपको आइडिया हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर ये रिवर्स हो गया फ्रॉम T/2 टू T, उसमें आपके पास ये होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो D2 है उसकी बाइसिंग फॉरवर्ड है और जो D1 है उसकी बाइसिंग रिवर्स। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर D1 की बाइसिंग क्या होगी, वो रिवर्स हो जाएगी और जो D2 होगा उसकी बाइसिंग क्या हो जाएगी, वो फॉरवर्ड हो जाएगी। और जो करंट का पाथ होगा वो कैसा होगा, करंट यहां से पास करेगा, यहां से पूरा का पूरा आपका लूप कंप्लीट हुआ और इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट यहां से डाउनवर्ड आएगा। अब आप देख सकते हो कि जो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट की डायरेक्शन है वो पहले हाफ साइकिल में भी कहां पर है, वो पहले हाफ साइकिल में भी डाउनवर्ड है और दूसरे हाफ साइकिल में भी क्या है, डाउनवर्ड है। लेकिन इस केस में पहले हाफ साइकिल में कंडक्ट कौन हुआ, D1, D2 कंडक्ट नहीं हुआ और दूसरे हाफ साइकिल के अंदर D2 कंडक्ट हुआ और D1 कंडक्ट नहीं हुआ। तो ये आपके पास है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जो काम कर रहा है एज अ रेक्टिफायर। क्लियर? तो डायग्राम चाहे बने लेफ्ट वाली राइट वाली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज आप लोगों ने यहां पर ये याद रखनी है कि यहां पर एक हाफ साइकिल के अंदर एक डायोड कंडक्ट होगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखता हूं
कि अगर आपका फर्स्ट हाफ साइकिल है तो फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर आपकी जो D1 है उसकी बाइसिंग फॉरवर्ड है और जो आपके पास D2 है उसकी बाइसिंग क्या है, वो रिवर्स है। और जो आपका सेकेंड हाफ साइकिल होगा उस सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर जो D1 है उसकी बाइसिंग आपके पास रिवर्स होगी और जो D2 होगा उसकी बाइसिंग क्या होगी, वो फॉरवर्ड होगी। लेकिन दोनों में जो लोड रेजिस्टेंस है उस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। वो पहले हाफ में भी करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और दूसरे हाफ में भी करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ये अगर किसी को हो कि सेंटर टेप किस तरह से काम करता है तो ये उसके लिए, अदरवाइज सेंटर टेप के क्वेश्चंस हमारे पास नहीं होते, लेकिन अगर आ भी जाएं तो आप उसका आंसर दे सकते हो। क्लियर? अब आ जाएं फिल्टर सर्किट की तरफ। व्हाट इज फिल्टर सर्किट? देखिए, हम देख रहे हैं कि हमारे पास चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर है या फुल वेव रेक्टिफायर है, इन दोनों सर्किट के अंदर आपके पास जो आउटपुट है वो पल्सेटिंग है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो फिल्टर सर्किट का जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है? उसका बेसिक पर्पस हमारे पास होता है कि दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट पल्सेटिंग डीसी इनटू स्मूथ डीसी। या आप ये भी कह सकते हो कि पल्सेटिंग वेव फॉर्म को स्मूथ वेव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब पल्सेटिंग डीसी किस तरह की है? अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर की पल्सेटिंग डीसी इस किस्म की है। अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर में पल्सेटिंग डीसी इस किस्म का। अब हमें इस पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ करना होता है, तो इसको स्मूथ करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं फिल्टर सर्किट। और फिल्टर सर्किट की मदद से होगा क्या कि जो आपका इंटरवल ऐसा है जहां पर आउटपुट में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, आपके पास फिल्टर सर्किट वहां पर एक आउटपुट करंट को प्रोड्यूस कर देगा और ये वेव फॉर्म कुछ इस किस्म की बनेगी कि कुछ हद तक ये स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगी और हम इसको स्मूथ डीसी का नाम दे रहे होते हैं। और स्मूथ वेव फॉर्म के अलावा इस वेव फॉर्म का एक और नाम भी होता है, इस वेव फॉर्म को फिल्टर्ड वेव फॉर्म का नाम देते हैं। ये जो स्मूथ वेव फॉर्म होती है, इस स्मूथ वेव फॉर्म को क्या नाम देते हैं? फिल्टर्ड वेव फॉर्म। कि जहां पहले कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होता था, अब वहां कुछ ना कुछ आपके पास आउटपुट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो ज्यादा बेहतर फिल्टर कौन सा होगा? ज्यादा बेहतर फिल्टर लाजिम है कि वो फुल वेव होगा, क्योंकि फुल वेव के अंदर वो इंटरवल जहां पर कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता वो बहुत स्मॉल होता है। तो एज कंपेयर टू हाफ वेव, ज्यादा बेहतर जो फिल्टर होता है वो कौन सा होता है? वो आपके पास फुल वेव। क्यों? क्योंकि वहां वो इंटरवल जो आइडल है, जहां करंट टोटली जीरो हो जाता है, वो कम होता है एज कंपेयर टू द हाफ वेव। अब अगला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि ये करता कौन है, ये फिल्टर का काम करता कौन है? तो यहां पर आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है कि कैपेसिटर बिहेव करता है एज अ फिल्टर सर्किट। और ये कहां पर अटैच होता है? ये पॉइंट मैं स्टेटमेंट में लिख दूं कि कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, चाहे हाफ वेव हो चाहे फुल वेव हो, आप कैपेसिटर को अटैच करोगे पैरेलल में, किसके साथ? लोड रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, दैट एक्ट एज अ फिल्टर। ये एक फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा होता है। इस डायग्राम को अगर मैं ड्रॉ करूं कि किस तरह से ये डायग्राम ड्रॉ होती है, लेट से मैं अगर हाफ वेव को ड्रॉ करता हूं, आप फुल वेव को भी ड्रॉ कर सकते हो। कि हमारे पास एसी, ये हमारे पास डायोड, लोड रेजिस्टेंस। तो इस लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में अटैच होता है कैपेसिटर। मतलब ये एक तरह का आरसी सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा होगा। क्या सर्किट बिहेव कर रहा होगा? आरसी सर्किट। और ये आरसी सर्किट हमारे पास फिल्टर सर्किट कहलाएगा। अब होता असल में क्या है? होता यह है कि जब आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तो उस फॉरवर्ड बाइस डायोड में अकेला लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट नहीं मिल रहा होता, बल्कि जो उसके साथ पैरेलल में कैपेसिटर अटैच होता है वो कैपेसिटर भी आपका चार्ज हो जाता है। अपर प्लेट आपके पास चार्ज क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और लोअर प्लेट चार्ज क्या हो जाएगी? नेगेटिव।
यानी आपका ओवरऑल पोटेंशियल लोड रेजिस्टर और कैपेसिटर के क्रॉस, दोनों के क्रॉस चला गया। अब इसी डायोड के अंदर जब आपकी बाइसिंग रिवर्स होगी तो लोड रेजिस्टर के क्रॉस आपके पास कोई भी करंट नहीं होता, तो तब आप कहते हो कि कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर की थी वो कैपेसिटर बेसिकली एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और वो अब जो उसने एनर्जी को स्टोर किया था वो लोड रेजिस्टर के क्रॉस प्रोवाइड करेगा। यानी होगा अब ये कि अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अब भी सर्किट में करंट फ्लो करेगा, लेकिन वो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट में करेगा। अब और से जरा देखो कि लोड रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन जो पहले भी डाउनवर्ड थी, कैपेसिटर ने जब आउटपुट दिया अब भी वो क्या है, वो डाउनवर्ड है। इस आउटपुट की वजह से जहां पहले कोई भी करंट आपको नहीं मिल रहा था, इस इंटरवल में फिल्टर की मदद से अब आपको करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चाहे आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर है या फुल वेव रेक्टिफायर है, आप लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस पैरेलल में कैपेसिटर को अटैच करते हो, और वो बिहेव क्या कर रहा होता है, वो बिहेव कर रहा होता है एज अ फिल्टर सर्किट। तो आई होप ये आपको फिल्टर सर्किट का आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब कुछ चीजें आपको यहां मैं बता दूं जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। एक बच्चे ने ऊपर बात की थी कि हाफ वेव के अंदर किस तरह से नेगेटिव हाफ में एसी डायोड कंडक्ट कर रहा होगा। तो देखो, अगर मैं ये डायोड बना रहा हूं तो मैंने पहले अज्यूम ये किया था कि मेरा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और पहले हाफ साइकिल में मैंने देखा कि आपका जो डायोड है उसकी बाइसिंग फॉरवर्ड है, वो डायोड कंडक्ट हो गया, और अगले हाफ के अंदर डायोड की बाइसिंग रिवर्स है, वो कंडक्ट नहीं हुआ। अब आप खुद अज्यूम करो कि अगर मैं ऐसा ना करता, कि मैं पहले हाफ के अंदर अपर पॉजिटिव लेता और मैं लोअर नेगेटिव लेता, अगर पहले हाफ में मैं अज्यूम ये करता कि मेरे पास जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है फ्रॉम 0 टू t/2, उसमें मेरा लोअर जो है वो पॉजिटिव है, अपर नेगेटिव है। अब क्या होगा, जब लोअर पॉजिटिव और अपर नेगेटिव होगा तो अब आपकी जो डायोड है उसकी बाइसिंग रिवर्स हो जाएगी, और जब डायोड की बाइसिंग रिवर्स होगी तो आपको आउटपुट में कोई भी करंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है 0 से लेकर t/2 तक वो आइडल हो जाएगा। और इस डायोड के अंदर अब इस सर्किट के मुताबिक जब मैं कहूंगा कि मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, अब मेरे पास लोअर बन जाएगा नेगेटिव, अपर बन जाएगा पॉजिटिव। यानी अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हुआ फ्रॉम t/2 टू t, अब आपके पास जो डायोड है उसकी बाइसिंग क्या हो जाएगी, उसकी बाइसिंग फॉरवर्ड हो जाएगी। और अब अगर डायोड की बाइसिंग फॉरवर्ड होगी तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट नहीं हुआ, बल्कि मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट हुआ। कहां से लेकर कहां तक, t/2 से लेकर t तक। इसका मतलब यह है कि कोई फिक्स चीज नहीं है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल ने कन्वर्ट होना है। इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन आपका नेगेटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट हुआ है। यानी मैं यहां पर अगर एक वेव फॉर्म को ड्रॉ करता हूं कि मेरे पास ये इनपुट है, अब इस सर्किट के मुताबिक मेरे पास आउटपुट क्या मिल रही है, अब मेरे पास पॉजिटिव हाफ कन्वर्ट नहीं हो रहा, मेरा नेगेटिव हाफ कन्वर्ट हो रहा है। ये इसका मतलब होगा। नेगेटिव हाफ बल्कि यूं मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, सॉरी, इसको मैं यूं ही ड्रॉ करूंगा, जिस पैटर्न में इनपुट है उसी पैटर्न में आपके पास आउटपुट भी मिल रहा हो। क्लियर ये पॉइंट? तो ये बच्चे ने ऊपर जो फलक ने पूछा था, ये उसका आंसर है कि नेगेटिव हाफ साइकिल किस तरह से कन्वर्ट होता। एक और चीज, एक और क्वेश्चन जो यहां पर आपसे पूछा जाता है कि अगर जो फुल वेव के अंदर डायोड्स हैं, अगर उनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। अब वो भी देख लें, ताकि जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डायोड कंडक्ट होता है और कौन सा डायोड कंडक्ट नहीं होता। अब मैं आपको मुख्तलिफ उसकी जो वेरिएशंस हैं वो बताऊं। सबसे पहले मैं ये काम करता हूं कि मैं इन डायोड्स को रिवर्स कर देता हूं। क्या मतलब
जो नीचे वाले दो डायोड्स हैं उनकी पोजीशंस को मैं बिल्कुल रिवर्स करने लगा। जिस पैटर्न में ऊपर दो डायोड अटैच थे मैंने उनको रिवर्स कर दिया। अब आपसे एग्जामिनर अगर पूछता है कि क्या होगा, क्या ये फुल वेव की तरह बिहेव करेगा, ये हाफ वेव की तरह बिहेव करेगा, तो रट्टा ना लगाएं। सबसे बेहतर ये है कि आप सर्किट में करंट को ड्रॉ करके देख लें कि क्या होगा। मैं इसको 2 दफा कॉपी करता हूं और इसके ऊपर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के रिजल्ट्स को देखता हूं। अब देखिएगा, पहला हाफ साइकिल, इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया, यहां से करंट यहां पहुंचा, ये आपके पास बन गया पॉजिटिव। अब जब ये पॉजिटिव बना तो कौन सा डायोड कंडक्ट होगा? नजर आ रहा है कि आपका D2 जो है वो कंडक्ट होगा। अब D2 कंडक्ट हुआ, अब आगे चलें। अब आपको नजर आ रहा है कि यहां पर जो D4 है वहां भी करंट पास करेगा, करंट पास करेगा, यहां करंट के 2 पाथ बन जाएंगे। क्लियर? अब यहां से करंट यहां पहुंचा इस जगह पर, और ये भी करंट यहां से पास होता हुआ यहां पहुंच गया। अब मुझे बताएं यहां पर क्या होगा? क्या यहां पर करंट आगे पास कर सकेगा आपके पास? तो आप कहोगे यहां पर करंट पास नहीं करेगा, तो ये जो पाथ आपका बनेगा ये बेसिकली ब्लॉक हो जाएगा। तो ये करंट हम मिटा देंगे क्योंकि ये करंट का पाथ बन नहीं सकता, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएंगे। तो होगा क्या, आपके पास अपर से करंट पास नहीं करेगा, करंट पास यहां से करेगा। क्लियर? और अगर पास यहां से करने की कोशिश करेगा करंट, तो करंट ने यहां पर आके क्या हो जाना है? ब्लॉक हो जाना है। क्यों? यहां भी पोलैरिटी क्या हो गई? आपके पास पोलैरिटी पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका लोड रेजिस्टेंस में से पास होने वाला करंट है वो आगे जाकर ब्लॉक हो रहा है, और अगर वो आगे जाके ब्लॉक हो रहा है तो ये सर्किट आपका कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये सर्किट कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल आपका सर्किट यहीं ब्लॉक हो जाएगा, इससे आगे आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि लोड में से पास होने वाला करंट और जो D4 और D3 में पास होने वाला करंट उसने एक जगह पर जाकर आपस में अपोज करना स्टार्ट कर देना। इसी तरह अगर मैं नीचे पॉजिटिव लेता हूं, इसको नेगेटिव लेता हूं, और यहां से करंट पास करता है, तो अब D3 हमें नजर आ रहा है कि कंडक्ट होगा, तो यहां नजर आता है D1 भी कंडक्ट हो जाएगा। चले मान लिया D1 कंडक्ट होगा, तो करंट का पाथ एक ये बन गया। अब दूसरा पाथ जो बना वो यहां से करंट नीचे गया, यहां से पाथ कंप्लीट हुआ, यहां करंट पहुंचा। अब जब करंट यहां पहुंचा तो आपके पास आगे जो डायोड है वो तो ब्लॉक हो गया। क्यों? ना तो करंट अब नीचे जा सकता है, क्यों? दोबारा पॉजिटिव से पॉजिटिव नहीं जाएगा, और ना करंट D2 में जाएगा, क्योंकि D2 की बाइसिंग क्या है? D2 की बाइसिंग रिवर्स, तो डायोड ब्लॉक हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड्स की पोजीशन को रिवर्स कर दें तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलता। हमारा आउटपुट टोटली क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। ना तो पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट होगा और ना आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल कंडक्ट हो रहा। ये पॉइंट पहला कि अगर डायोड की पोजीशन को रिवर्स कर दें तो हमने क्या सीखा? जिस पैटर्न में ऊपर वाले दो डायोड अटैच होंगे उसी पैटर्न में नीचे डायोड भी अटैच होने चाहिए। अगर उन डायोड्स को रिवर्स करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? आपके पास आउटपुट टोटली जीरो हो जाएगा। एक और चीज, अगर इन 4 डायोड में से एक डायोड खराब हो जाता करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि D2 के पाथ वे से करंट पास नहीं होगा, दोबारा से करंट पॉजिटिव से पॉजिटिव पे आके मिलना शुरू हो जाएगा। ये ओपन सर्किट की तरह बिल्कुल बिहेव करेगा। अब एक और चीज जो यहां पर आपसे पूछी जाती है कि अगर इन 4 डायोड में से किसी एक डायोड को रिवर्स कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, या इन 4 डायोड में से कोई एक डायोड खराब हो जाए तो क्या होगा? इस पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको भी मैं एक और सर्किट ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। लेट्स से मैं यहां पर एक डायोड गायब कर देता हूं। ये डायोड मैंने गायब कर दिया,
अब चाहे इस डायोड को उल्टा लगा दो या ये डायोड आपके पास टोटली क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, खराब हो गया डायोड, बर्न हो गया, अब क्या होगा? अब देखिएगा आपके पास ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, करंट यहां से पास हुआ, यहां पहुंचा, इस जगह आया, यहां से लोड रेजिस्टेंस में से करंट पास हुआ, सर्किट कंप्लीट होगा, D4 कंडक्ट होगा और ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। यानी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था फ्रॉम 0 टू T/2 आपको आउटपुट के क्रॉस वो मिल गया, पहला हाफ साइकिल आपका कंडक्ट हो गया। अब जरा नेगेटिव हाफ साइकिल पे आ जाओ। नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर अब आपका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, करंट यहां से आया, यहां पहुंचा, क्या हो गया? ब्लॉक। क्यों? D4 में से तो पास ही नहीं कर सकता। अब D4 में से पास नहीं कर सकता तो यहां करंट ब्लॉक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो नेगेटिव हाफ साइकिल है T/2 से लेकर T तक वो आपको पास आउटपुट में नहीं मिला। जब आउटपुट में नहीं मिला तो आप क्या कहोगे? अगर फुल वेव रेक्टिफायर में 4 डायोड में से एक डायोड बर्न हो जाए या उसको उल्टा लगा दिया जाए तो वो क्या बिहेव करेगा? वो एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर बिहेव करेगा। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि क्या फुल वेव रेक्टिफायर एक हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पे काम कर सकता है, तो ये उसकी कंडीशन है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पे काम कर रहा है, ये आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल को तो कन्वर्ट कर रहा है लेकिन आपके नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर रहा है। क्लियर? लास्ट एक दो बातें जो आप लोगों ने याद रखनी है कि ओवरऑल एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है। ओवरऑल एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है? तो एफिशिएंसी ओवरऑल आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाफ वेव। एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है? फुल वेव की ज्यादा होती है, क्योंकि वो दोनों हाफ साइकिल को कन्वर्ट करेगा। और कितनी ज्यादा है? अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है कि फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी डबल होती है एज कंपेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर? डबल होती है। वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ये कहूंगा कि जो चीज सिलेबस में नहीं है उसको कर भी लेंगे याद तो उसकी समझ आपको नहीं आनी कि क्यों है, कैसे है, उसका फायदा नहीं होगा। फिर एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है गैमा से। रिपल फैक्टर होता है कि हमारे पास कितने परसेंट एसी रेक्टिफाई हुआ। रिपल फैक्टर क्या होता है? कितने परसेंट जो एसी है वो आपके पास रेक्टिफाई हुआ है, मतलब डीसी में कन्वर्ट हुआ है। तो रिपल फैक्टर हमारे पास हाफ वेव का और फुल वेव का अगर कंपेयर किया जाए तो वो डिफरेंट है, मतलब वो एक जैसा नहीं है। हमारे पास अच्छा, यहां मैं इस चीज को रिपीट कर दूं, रिपल फैक्टर वाले पॉइंट को। रिपल फैक्टर आपके पास क्या चीज है? रिपल फैक्टर सॉरी कितना कन्वर्ट हुआ है वो तो एफिशिएंसी है। रिपल फैक्टर क्या होता है कि कितने परसेंट एसी का कंपोनेंट अभी भी आपके पास आउटपुट में प्रेजेंट है। मैं रिपीट कर दूं, कितने परसेंट आपका एसी अभी भी आउटपुट में प्रेजेंट है, इसको रिपल फैक्टर बोलते हैं। और रिपल फैक्टर एफिशिएंसी के रिवर्स है। जो रिपल फैक्टर आपका हाफ वेव का होता है वो ज्यादा होता है और फुल वेव का जो रिपल फैक्टर है वो कम है, क्योंकि फुल वेव ने ज्यादा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया और हाफ वेव ने कम एसी को डीसी में कन्वर्ट किया। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होती है? फुल वेव की 0.482 होती है और हाफ वेव की वैल्यू 1.21 होती है। तो याद रखिएगा, हाफ वेव का रिपल फैक्टर ज्यादा है, इसका मतलब इसमें परसेंटेज ऑफ एसी ज्यादा है। और फुल वेव का रिपल फैक्टर कम है, यानी इसमें परसेंटेज ऑफ एसी रेक्टिफिकेशन के बाद क्या होती है? वो कम होती है। तो रिपल फैक्टर को आप याद रख सकते हो कि रेक्टिफाई होने के बाद अभी भी कितना परसेंट एसी प्रेजेंट है। तो किस में ज्यादा प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली वो हाफ वेव में ज्यादा प्रेजेंट होगा और फुल वेव में वो कम प्रेजेंट होगा।
तो आसान याद रखना है, मैंने दोनों की डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा। परसेंटेज ऑफ एसी कंपोनेंट काफी है कि एसी कंपोनेंट कितना है, तो वो किस में ज्यादा है किस में कम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज में। अदरवाइज बाकी जो पीक इनवर्स फैक्टर वगैरह है उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। रिपल फैक्टर के बारे में दोबारा सुन लें। रेक्टिफिकेशन के बाद भी आपकी आउटपुट में कितने परसेंट एसी बाकी हुआ है, इसको रिपल फैक्टर बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि हाफ वेव में एक हाफ साइकिल कन्वर्ट होता है, इसका मतलब उसका रिपल फैक्टर जो है वो ज्यादा है, उसमें परसेंटेज ऑफ एसी अभी भी प्रेजेंट है, वो पूरी तरह रेक्टिफाई नहीं हुआ। फुल वेव के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कन्वर्ट होते हैं, इसका मतलब उसके अंदर एसी का कंपोनेंट कम है क्योंकि ज्यादा हिस्सा एसी का डीसी में कन्वर्ट हो चुका है। तो रिपल फैक्टर हाफ वेव का ज्यादा होता है और एफिशिएंसी फुल वेव की ज्यादा होती है। सेंटर टेप और हाफ वेव की वेव फॉर्म एक जैसी नहीं होती। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है और हाफ वेव रेक्टिफायर है। कैसे दोनों की इनपुट आपके पास वेव फॉर्म सेम होगी? क्योंकि मैंने आपको सेंटर टेप को किसमें बताया है, मैंने आपको फुल वेव में बताया, तो वहां पर एसी के दोनों हाफ कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट कंप्लीट हो गया। कल हम इंशाल्लाह जो डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक्स हैं जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगले, उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। बच्चे मैंने आपको बताया तो है कि सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव कन्वर्ट होगी। राजा मोहम्मद हसीब, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर के साथ अटैच एसी है डीसी नहीं है। जब एसी का पॉजिटिव हाफ होगा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और जब एसी का नेगेटिव हाफ होगा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ऑटोमेटिकली वो एक आउटपुट दे देगा जिसको हम यूटिलाइज कर देंगे। फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इन सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, क्या क्वेश्चन है बच्चे आपका? ट्रांसफार्मर का फंक्शन सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर बजाते खुद एक ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। और यहां पर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर एज अ फुल वेव रेक्टिफायर यूज होता है। अभी आपकी बायो की क्लास, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और फोकस रह के तैयारी करें। हर आने वाला दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपनी तैयारी पे फोकस करें, एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ ना जाएं, जो रिक्वायर्ड है उसको कवर करें और आगे बढ़ते जाएं। पीछे की तरफ ना देखें कि पीछे जो टाइम ज़ाया हो गया, क्यों ज़ाया हो गया, कितना ज़ाया हो गया। हर रोज़ ये सोचें कि आगे कितने दिन बाकी हैं। किसी के पास 30 दिन होंगे टेस्ट में, किसी के पास 20 दिन, शायद किसी के पास 40 दिन। तो वो 40 दिन ही समझो कि आपके पास लास्ट डेज हैं। उन डेज के मुताबिक अपना प्लान करें। एटलीस्ट डेली 1 यूनिट को कवर करें, 2 कर सकें 2 कवर करें और अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाएं। तो सबसे बेहतर प्लानिंग आप लोग खुद अपनी कर सकते हैं। आप लोगों ने अपनी खुद प्लानिंग करनी है। आप अपने पोटेंशियल को जानते हैं कि आप कितना डेली पढ़ सकते हैं, कितने यूनिट कवर कर सकते हैं। तो बजाय किसी से पूछने के अपने आप से पूछें और अपना एक प्लान बनाएं और उस प्लान पे काम करें। इसको खुद ड्रॉ करके देख लीजिएगा। जिस तरह से आपको मैंने पहला डायग्राम बताई है सेंटर टेप की, उसी तरह से दूसरी है। खुद भी कोशिश किया करें, एक दफा गलत हुआ करें, गलती से इंसान सीखता है। जब खुद कोशिश ही नहीं करेंगे, दूसरों से पूछते रहेंगे कि फलां चीज कैसे होगी, आप खुद कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो खुद सीखने का सबसे आसान तरीका यह है अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट का मतलब है गलती करना। और कई दफा इंसान गलती भी नहीं करता, पहली अटेम्प्ट में ही कामयाब होता है। तो और यही फिर सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि आप पहली अटेम्प्ट के अंदर ही कामयाब होते हैं। और अगर आप पहली अटेम्प्ट में कामयाब ना भी हो तो ये नाकामी नहीं होती, ये एक एक्सपीरियंस होता है कि आपने कुछ सीख लिया।
और उस सीखे हुए को आगे अप्लाई करना है और दोबारा से वो गलती नहीं करनी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।